हम लोग इस चैप्टर में ढूंढेंगे। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं विज्ञान विज्ञान, तो ये क्या होता है बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर और जानते हैं इस विज्ञान के रहस्य को कि आखिर ये विज्ञान क्या है। तो सबसे पहले हम लोग विज्ञान के बारे में। तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं हमारा, आपका और हम सभी का ब्यूटीफुल सच चैनल, जिसका कि नाम मैंने अभी सोचा नहीं है। वैसे मैंने सिग्मा मैथ एंड साइंस रखा हुआ है, बट आगे मैं इसका नाम चेंज करने के लिए सोच रहा हूँ। तो जब चेंज करेंगे तो बताएंगे। तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। जो हमारा चैप्टर है सिग्मा साइंस एंड मैथ, विज्ञान एवं मापन। तो बच्चों विज्ञान एवं मापन शुरू करते हैं। तो देखिए किसी विज्ञान क्या होता है। तो किसी वस्तु के बारे में सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग और परीक्षण द्वारा लिया गया ज्ञान क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। मान लीजिए इसका मैं एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से समझा सकता हूँ। मान लीजिए इस ग्लास में क्या है, मैंने पानी लिया। मैंने क्या लिया, ये मानिए पानी का ये क्या है, कण है, छोटे छोटे कण है। आप बताइए कि ये कण क्या चीज के बनाते हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। ये कण जो पानी के जो कण है ये किसका बने होते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और क्या, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन और इसमें क्या रहता है, हाइड्रोजन। ये दोनों से मिलकर ना अब पानी बनता है। वाटर क्या चीज का बना रहता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो हमें कैसे पता चला कि इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। तो हम लोगों ने पहले क्या किया, पानी को लिया। साइंटिस्ट ने पहले क्या किया, पानी को लिया होगा। उसके बाद पानी के अंदर देखा होगा कि ये क्या चीज से मिलकर बना है। तो उन्होंने देखा ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। अब उन्होंने फिर सोचा कि ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या चीज से बनकर बना है। तो उनको उनको पता चला कि ये तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। तो ये सब आगे हम लोग जानेंगे कि ये क्या होता है, पूरे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। बट फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि विज्ञान होता क्या है। तो किसी वस्तु के बारे में सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से और परीक्षणों द्वारा लिया गया ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग विज्ञान करेंगे, हम लोग डिटेल में जानेंगे। आगे देखते हैं। विज्ञान की दो शाखाएं होती है, पहला है भौतिक विज्ञान, दूसरा है जीव विज्ञान। यहाँ पे थोड़ा सा मैं तेज चलूंगा, अगर आप लोग को फास्ट लग रहा होगा तो आप लोग वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है, दो शाखाएं होती है, भौतिक विज्ञान तथा जीव विज्ञान। ठीक है, चलिए भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान को हम लोग आगे भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें से पहला है हमारा हमारे पास क्या, भौतिकी, जिसको हम लोग फिजिक्स बोलते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, रसायन शास्त्र। भौतिक विज्ञान को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, भौतिकी और रसायन शास्त्र। और जीव विज्ञान को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, और यहाँ पे जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे बॉटनी। और दूसरा है हमारे पास प्राणी विज्ञान। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि विज्ञान को हम लोग कितने भाग में बांटे हैं, चार चार का। वैसे तो और भी होते हैं बट मेन ये यही चार है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो आगे है विज्ञान का जन्म था। बच्चों विज्ञान का जन्म जाता था ना, गैलीलियो को माना जाता है। किसको, गैलीलियो को। ये बहुत महान साइंटिस्ट है। इन्होंने सबसे पहले ग्रह को देखा था दूरबीन से। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग मॉडर्न साइंस जो आजकल का हम लोग साइंस देखते हैं, इतना जो साइंस तरक्की किया, ये गैलीलियो, सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन का तो बात ही अलग है, उसके तरह तो साइंटिस्ट अभी कोई पैदा ही नहीं लिया मेरे ख्याल से। और तो इन्हीं साइंटिस्टों को हम लोग क्या करें, मॉडर्न आज के साइंस के जन्मदाता गैलीलियो को माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को जाना है कि ये भौतिकी क्या है। सबसे पहले हम लोग को जाना है ये भौतिकी क्या है। तो देखते हैं। तो बच्चों भौतिक शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है क्या, प्रकृति। भौतिक का अर्थ होता है प्रकृति, मतलब नेचर। आगे देख लेते हैं। फिजिक्स शब्द ग्रीक शब्द फ्यूजिस से बना। अगर कोई आपसे ये पूछे कि फिजिक्स शब्द किससे बना है, तो फिजिक्स शब्द जो है ग्रीक शब्द फ्यूसिस से बना है, जिसका अर्थ होता है क्या, नेचर। इसका अर्थ क्या होता है, नेचर। तो आइए अब फिजिक्स की परिभाषा देख लेते हैं। तो फिजिक्स की जो परिभाषा है वो ये है कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है। भौतिकी क्या, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था। तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जो प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करती है, जैसे बादलों का बनना, बिजली चमकना, प्रकाश परिवर्तन आदि। तो मतलब कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं, प्राकृतिक के बारे में और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में। तो इस शाखा को हम लोग क्या बोलेंगे, भौतिकी विज्ञान। क्या बोलेंगे, भौतिकी विज्ञान। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं बादल कैसे बनता है, बादल के पीछे का साइंस क्या है। तो वो सब हम लोग जो स्टडी करेंगे, साइंस के कौन से ब्रांच में स्टडी करेंगे, उसका हम लोग भौतिकी में। तो भौतिकी क्या हो गया, तो प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित ज्ञान जिस साइंस के जिस ब्रांच में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, भौतिकी विज्ञान बोलेंगे। बिजली का चमकना, भाई बिजली कैसे चमकता है, तो कहाँ से आपको इसका जानकारी मिलेगा, साइंस के भौतिक विज्ञान से। उसी तरीके से प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन क्या होता है, ये सभी जानकारी जो हम लोग को कहाँ से मिलेगी, भौतिकी विज्ञान से। कितना मैं कचरा कर दिया ना, चलो इसे हटाते हैं, आगे बढ़े। तो आगे देख लेते हैं हम लोग रसायन शास्त्र। तो बच्चों रसायन शास्त्र का जनक जो है एंटोनी लवोइजियर। ध्यान दीजिएगा, नाम क्या है, एंटोनी लवोइजियर। ठीक है, कई बुक में लवोइजियर भी लिखा हुआ रहता है। तो रासायनिक शास्त्र का जनक या जो बोलिए, जैसे कि भौतिकी का जनक हम लोग किसको मानते हैं, गैलीलियो को मानते हैं। वैसे तो साइंस का जनक भी गैलीलियो को माना जाता है और भौतिकी का जनक भी किसको माना जाता है, गैलीलियो को ही माना जाता है। बट रसायन शास्त्र का जो जनक है ये माना जाता है एंटोनी लवोइजियर को। ठीक है, इनका जन्म जो है 26 अगस्त 1743 को फ्रांस में हुआ था। ठीक है, तो केमिस्ट्री, अब हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री के बारे में ना।
तो केमिस्ट्री शब्द जो है, एक मिनट, केमिस्ट्री शब्द यूनानी भाषा कीमिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है एक दूसरे से मिलना। या मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो चलिए पहले डेफिनेशन देखते हैं। परिभाषा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों की संरचना, गुणों और रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। पानी का वाष्प बनना, जैसे फॉर एग्जाम्पल पानी का वाष्प बनना, फलों का पकना, खाना बनना आदि। नहीं समझ में आया? बिल्कुल सिंपल सा, विज्ञान की वह शाखा, जैसे विज्ञान की वह शाखा जिसमें लोग प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसको भौतिकी बोलते हैं। उसी तरीके से विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों की संरचना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने बर्फ रख दिया, या मान लीजिए ये एक सपोज दैट बर्फ का एक लंबा सा टुकड़ा है। अब मैं देखूंगा कि ये बर्फ के क्या चीज़ से मिलकर बना है, तो हम लोग को पता है कि बर्फ पानी, बर्फ क्या है, पानी का ही रूप है। ये क्या क्या चीज़ से मिलकर बना होगा, अभी हम लोग जस्ट देखा था, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होगा। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो मिलकर बना है, यानी कि इसका संरचना क्या है, ये तो पहले ठोस है। बर्फ क्या होता है, ठोस होता है। फिर ये क्या चीज़ से बनता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। फिर इसको हम लोग गर्म करते हैं तो ये पानी में बदल जाता है, इसको ठंडा करते हैं पानी को तो ये बर्फ में बदल जाता है। तो ये सब घटना जो हम लोग देखेंगे, ये सब के बारे में जो स्टडी करते हैं वो लोग हम लोग, वो सब स्टडी हम लोग साइंस के किस ब्रांच में करते हैं, तो केमिस्ट्री में। इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं केमिस्ट्री या रसायन शास्त्र। और अगर थोड़ा सा अच्छी तरीके से हम लोग इसका डेफिनेशन बनाना चाहें तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री, देखिए नाम से ही पता चला है केमिस्ट्री मतलब केमिकल केमिस्ट्री, मतलब कि केमिकल के बारे में, जिस साइंस के जिस ब्रांच में हम लोग केमिकल के बारे में या ऐसे समझे रासायनिक पदार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिस्ट्री बोलेंगे। जैसे कि पानी का वाष्प बना, पानी भाप बन गया, भाई पानी भाप क्यों बना, कितना हीट दिए, कितना टेम्परेचर दिए कि ये भाप बना, ठीक है। इसका गैस का बीच का फोर्स वगैरह क्या होता है, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग छोटी छोटी हल्की हल्की बातें करेंगे। फलों का पकना, ये सब क्या है, खाना का पकना, ये सब आपका प्राकृतिक रसायन शास्त्र का उदाहरण है। आगे देख लेते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान तो नाम से पता चला, जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको, तो अरस्तु को। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो अरस्तु है ना, वह सिकंदर का गुरु था। वही सिकंदर जिसने क्या किया था, पूरी दुनिया को जीत लिया था, बट भारत को नहीं जीत पाया था, है ना। और अरस्तु ने जो पुस्तक लिखी थी इसका नाम था जंतु इतिहास, ठीक है। परिभाषा, परिभाषा सिंपल है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव तथा जीवन से संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब वही कि भाई ये पेड़ लाल क्यों है, या पेड़ हरा क्यों है, या इंसान जो है, इंसान लंबा कैसे होता है, इंसान की हड्डी क्या चीज़ से बनी होती है, या हमारे शरीर क्या चीज़ से, हमको पता है कि हमारी शरीर कोशिका से बनी होती है, कोशिका से ऊतक बनता है, टिश्यू बनता है। हम लोग देखते हैं तो आँख का बनावट क्या है, आँख में कौन कौन से ऊतक हैं, या कौन कौन से सेल से मिलकर बना हुआ है। तो ये सब जो हम लोग मतलब कि जीव और जीव विज्ञान के अंदर के रहस्य के बारे में साइंस के जिस ब्रांच में हम लोग पढ़ाई करते हैं उसको हम लोग जीव विज्ञान बोलेंगे, ठीक है। तो जीव विज्ञान क्या है, साइंस का कौन सा ब्रांच है, तो जीव विज्ञान साइंस का वह ब्रांच है जिसमें जीव वनस्पति के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। सिंपल, ठीक है। अब बच्चों आगे देख लेते हैं हम लोग कि किसी भी वैज्ञानिक के काम करने के पांच प्रमुख विधियां हैं। मतलब इसका क्या हुआ कि देखिए, जैसे मान लीजिए किसी विज्ञान को कोई काम करना है, किसी वैज्ञानिक को कोई एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ भी करना है, तो वो 5 तरीके से ही कर सकता है, इससे बाहर नहीं जा सकता। जैसे कि मान लीजिए किसी आईएएस ऑफिसर को कोई काम करना है, या फिर किसी प्रिंसिपल को किसी स्कूल को चलाना है, तो उसके पास भी कुछ प्रॉपर रूल होता है कि पहले एडमिशन लेगा, एडमिशन बच्चा पास होगा, फिर उसको क्लास दिया जाएगा, हर महीने फीस जमा करना है, तो प्रॉपर एक रूल होता है। ऐसे करके ही कोई स्कूल चलता है। तो उसी तरीके से कोई साइंटिस्ट अगर है तो उसको प्रॉपर, अगर किसी घटना के बारे में उसको अध्ययन करना है, किसी पदार्थ का, किसी चीज़ के बारे में, तो उसको ये 5 रूल को फॉलो करना ही करना है, ठीक है। कि वो रूल क्या है, तो वो रूल है आपके पास घटनाओं को समझाने को किया गया परीक्षण, ये वगैरह वगैरह 5 रूल है। मैं इसको एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि सपोज दैट न्यूटन ने सबसे पहले आविष्कार किया था किस चीज़ का, कि एप्पल पेड़ से नीचे क्यों गिरा, नीचे गिरा तो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, है ना। तो इसी का एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं कि ये वैज्ञानिक के काम करने का तरीका क्या होता है। तो बच्चों ये मैंने ड्राइंग बनाया, सॉरी बच्चों मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी है नहीं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे तब ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि वैज्ञानिक के काम करने का तरीका क्या होता है। तो पहले वैज्ञानिक देखिए क्या करता है, न्यूटन घटनाओं को सावधानी पूर्वक किया गया परीक्षण। मतलब कि जब न्यूटन ने इस एप्पल को नीचे गिरते हुए देखा होगा तो सबसे पहले उसके दिमाग में क्या आया होगा, बहुत सारे इंसान ने देखा होगा, बट किसी के दिमाग में ये नहीं है। न्यूटन के दिमाग क्यों है, क्योंकि वो साइंटिस्ट की तरह उसका दिमाग था, उसका सोचने का तरीका बिल्कुल साइंटिस्ट की तरह था, मतलब बहुत शार्प दिमाग का था। उसने तो ऐसी ऐसी थ्योरी लिख कर दी है कि अभी तक भी समझ में नहीं आता वैज्ञानिक लोगों को। सोच लीजिए, आज से 200-250 साल पहले उसने लिख के दिया था, और अभी तक साइंस लोग को, वैज्ञानिक लोग को समझ में नहीं आता कि भाई ये क्या किया है, ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है। सोच लीजिए इतना महान साइंटिस्ट था वो। तो न्यूटन ने जब एप्पल को देखा होगा तो उसके दिमाग में सबसे पहला सवाल तो यही आया होगा कि भाई ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, ठीक है।
चलिए, तो सावधानी पर उसने पहले देखा कि एप्पल नीचे गिरा, फिर उसके बाद उसका जानकारी फिर जो है दूसरा स्टेप में वो क्या किया होगा, खुद सोचिए। क्या जानकारी जुटा रहा होगा, संभावित कारण को पता कर रहा होगा कि भाई ये एप्पल आखिर नीचे क्यों गिरा, क्या ये अपने वजन की वजह से नीचे गिरा, या फिर धरती ने इसको नीचे खींच लिया, या कौन इसको नीचे खींचा, क्या हवा ने इसको नीचे खींचा, या कोई ऊपर से आके मारा तब ये नीचे गिरा। बहुत सारे क्वेश्चन इसके दिमाग में आए होंगे, तो उसका कारण का अनुमान लगाया। फिर तीसरा है परीक्षणों और प्रयोग द्वारा उन कारणों का जांच करना। अब ये उसके पीछे जुड़ जाएगा कि भाई अब मुझे तुम्हारे एकदम प्रॉपर जानकारी लेना है कि आखिर ये कारण था तो क्या कारण था, क्या ये मास की वजह से नीचे गिरा, कि अब उसका जांच करेगा। जैसे मान लीजिए इसने पहले सोचा होगा कि पेड़ के ऊपर से कोई था क्या, तो पेड़ पे चलकर देखा होगा तो कोई नहीं मिला उसको। फिर इसने सोचा होगा कि क्या धरती ने नीचे खींचा, तो हाँ, ये तो बहुत बाद में इसने जब एक्सपेरिमेंट बढ़िया से किया तब उसको पता चला कि धरती क्या करती है, धरती माता जो है हमारी हर एक चीज को अपने तरफ आकर्षित करती है, अपनी चीज अपने गोद में रखना चाहती है, हर एक इंसान को, हमको, आपको, सभी को। तो इसीलिए परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों का जांच किया कि हाँ भाई ये क्यों गिरा, तो इसको पता चला कि ये अपने मास की वजह से नीचे गिरता है, हर एक चीज जो है अपने वजन की वजह से नीचे गिरता है, और जिसको भी धरती में अपने तरफ अपनी जी से खींचती है, मतलब कि एक बल से खींचती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। जांच के आधार पर किसी निष्कर्ष तक पहुंचना, मतलब कि जांच किया कि हाँ भाई ये किस चीज से गिरा है, तो धरती माँ ने इसको अपने तरफ खींचा, तो क्या चीज से खींचा, जी से। तो ये निष्कर्ष क्या निकला कि ये धरती माँ किसी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचती है एक बल से, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। उसके बाद आवश्यकता अनुसार 5 स्टेज है, आवश्यकता अनुसार विचारों और सोच में परिवर्तन लाना। मतलब कि मान लीजिए अगर कोई नया साइंटिस्ट आता है और वो बोलता नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, मास की वजह से नहीं गिरता है ये, और कुछ और चीज की वजह से ही गिरता है। अगर ये न्यूटन की थ्योरी को गलत प्रूव कर देता है, तो हम लोग क्या करेंगे, और दुनिया इसको मान भी लेते हैं कि नहीं ये सही बिल्कुल कह रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि चलो, मतलब कि तो हम लोग क्या करेंगे, अपने एक्सपेरिमेंट में बदलाव भी लाते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल अगर दूं, तो मान लीजिए सबसे पहले आविष्कार हुआ था क्या चीज का, करंट का आविष्कार हुआ, उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आविष्कार हुआ। तो जब करंट का आविष्कार हुआ तो हम लोग को इलेक्ट्रॉन का आविष्कार हुआ नहीं था, तो करंट का डायरेक्शन हम लोग कुछ और लेते थे। बट बाद में जब इलेक्ट्रॉन का आविष्कार हुआ तो हम लोग को पता चलने लगा कि ये नहीं, करंट तो इस डायरेक्शन में बहता है, ऐसे नहीं बहता है। जैसे मान लीजिए ये एक तार है, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक तार बनाता हूँ। जब इलेक्ट्रॉन का आविष्कार नहीं हुआ था तो किसी को पता नहीं था करंट इधर से जाता है या फिर इधर से जाता है, ठीक है। तो साइंटिस्ट लोगों ने मान लिया कि चले भाई मान लेते हैं करंट इधर से जा रहा होगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का आविष्कार हुआ तो पता चला कि नहीं, करंट तो ऐसे जाता है। तो इस तरीके से हम लोग ने मान लिया कि करंट इधर से जाता है। तो अगर मान लीजिए बाद में कुछ एक्सपीरियंस होने पे कुछ नया चीज पता चलता है, तो हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट में बदलाव करके उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 5 कारण कि अगर आपके एक्सपेरिमेंट में कुछ गलती है तो आप उसको सुधार भी सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग वैज्ञानिक के काम करने के 5 तरीके होते हैं, ठीक है। चलिए टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, आगे फटाफट हम लोग चलते हैं। विज्ञान तो ये विज्ञान मापन पद्धति है। विज्ञान जैसे विज्ञान के बिना इंसान अधूरा, वैसे ही मापन के बिना विज्ञान अधूरा। और अब हम लोग जो है मेन चैप्टर में घुसेंगे, और अब हम लोग बिल्कुल बातें नहीं, अब आराम से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो गया, तो बच्चों मात्रक। तो बच्चों मैं अगर ये बोलूँ कि अब जाओ बाजार कपड़े की दुकान में बोलूँ कि 1 किलो कपड़ा दे दीजिए, तो क्या वो तराजू से लेगा? दुकान वाला बोलेगा पागल है क्या, 1 किलो कहीं कपड़ा मिलता है क्या? तो फिर आप बोलेगा ठीक है 1 किलो नहीं देना है तो एक काम कीजिए 5 सेकंड कपड़ा दे दीजिए। तो वो तब तो वो पक्का गुस्सा हो जाएगा, बोलेगा कि ये तो बच्चा बिल्कुल पागल है, 5 सेकंड कपड़ा होता है, 5 सेकंड तो समय नापते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे कितना बड़ा कंफ्यूजन है। मतलब कि आज से बहुत साल पहले जब ये सब चीज नहीं होता था, तो सोचिए हम लोग इंसान का जिंदगी क्या होता होगा, किसी को पता नहीं चलता होगा। हम लोग कोई अमेरिका जाता होगा, हम लोग के जैसे यहाँ पे भारत में चलता था शेर, 1.25 शेर, 5 शेर, 10 शेर। तो मान लीजिए कोई भारत का आदमी अमेरिका जाएगा, बोलेगा 5 शेर हमको क्या दे दीजिए, चावल दे दीजिए। तो अमेरिका का आदमी बोलता है कि ये शेर क्या है, ये शेर मांग रहा है क्या? तो कंफ्यूजन हो जाता। तो इसी चीज से बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने मात्रा का आविष्कार किया, भौतिक राशि का आविष्कार किया, संख्यात्मक। चलिए ज्यादा डिटेल में बाद में इसके बारे में बात करेंगे, पहले हम लोग देखते हैं कि मात्रक क्या है। तो मात्रक देखिए, ध्यान दीजिए, भौतिक राशि, वह कोई भौतिक राशि जिसके द्वारा मापी जाती है उसे मात्रक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने 1 मीटर कपड़ा खरीदा दुकान से, तो ये जो 1 मीटर कपड़ा है, तो इसका भौतिक राशि क्या हो गया, इसका भौतिक राशि हो गया लंबाई। ये क्या हो गया, लंबाई। ये जो लंबाई है, लंबाई क्या कहलाएगा, इस भौतिक राशि कहलाएगा। और 1 मीटर इसका क्या कहलाएगा, मात्रक। अभी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, या फिर आपका क्या होगा, किलोग्राम सेकेंड, ये सब जो है मीटर, किलोग्राम सेकेंड आदि, ये सब क्या है, ये सब मात्रक है।
और जैसे लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ये सब क्या है, भौतिक राशि है। आया समझ में? चलिए, तो भौतिक राशि समझ में आया कि जैसे मान लीजिए हमको कपड़ा नापना है तो क्या लंबाई मीटर में नापेंगे, तो मीटर में जो नापे तो इसका भौतिक राशि लंबाई होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको आलू नापना है तो आलू को जो हम लोग नापेंगे केजी में नापेंगे तो केजी होगा यूनिट मात्रक, और द्रव्यमान हम लोग क्या द्रव्यमान नापते हैं तो द्रव्यमान उसका क्या हो गया, भौतिक राशि हो गया। ठीक है, और हम लोग डिटेल जाने भौतिक राशि क्या किसको कहते हैं। पहले यहाँ पे जाना है, किसी भी वस्तु की मात्रा को पता करने के लिए हमें दो चीजों का ज्ञात होना अनिवार्य है, मात्रक और संख्यात्मक मान। जैसे मान लिया आपके पास बहुत सारा चावल रखा हुआ है, इतना सारा चावल, मान लीजिए इसमें बहुत सारा ऐसी करते चावल रखा हुआ है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए तो ये कितना चावल है, तो आप बोलिएगा इतना। ये इतना कितना कितना क्या होता है, कोई किसी को समझ में आएगा? आपसे पूछेगा कितना चावल है, तब बोलिएगा इतना, तो किसी को समझ में नहीं आएगा। तो उस चीज से बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया, मात्रक, इस चीज को बचने के लिए साइंटिस्ट ने दो चीज का आविष्कार किया, जिसको हम लोग पहला चीज है हमारे पास मात्रक और दूसरा चीज है हमारे पास क्या, संख्यात्मक मान। ये दो चीज की मदद से हम लोग किसी चीज के बारे में पता कर सकते हैं कि वो कितना है। जैसे कि मैं बोलूँ कि एक ये कपड़ा कितना है, 5 मीटर है, तो आपने बोला कि ये कपड़ा कितना है, 1 मीटर का 5 मीटर, मतलब ये कपड़ा कितना है, 5 मीटर है। कितना मतलब मात्रा कितना है इस कपड़ा का, तो आप बोलोगे क्या, 5 मीटर। जैसे मतलब ये चावल कितना है, 5 किलो है, सपोज मान लेते हैं ये चावल कितना है, 5 किलो, तो आप लोग क्या बोलोगे, ये चावल का मात्रा कितना है, 5 केजी है। तो इसका मतलब किसी चीज का मात्रा जानने के लिए हमको क्या किस किस चीज का जरूरत होता है, एक तो मात्रा का और एक संख्यात्मक मान। अब ये मात्रा क्या होता है, संख्यात्मक मान क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, उस भौतिक राशि को आप मात्रक, जिसकी मात्रा जाननी है, इसके लिए यंत्र की आवश्यकता होती है, जैसे मीटर के लिए स्केल, वजन के लिए तराजू आदि। मतलब कि मात्रक क्या है, मात्रा को हम लोग क्या चीज से नापते हैं, तो मीटर को हम लोग क्या किससे नापेंगे, एक स्केल आता है, स्केल से ना नापते। मान लीजिए एक स्केल है, ये 1 मीटर का स्केल है, तो हम लोग कोई कपड़ा लेते हैं, स्केल लेते हैं और उसको और किसी कपड़ा को स्केल से नाप नाप के दे देते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, मात्रक। क्या बोलेंगे, मात्रक। तो मात्रक क्या, एक यंत्र है, ठीक है, जिससे उस भौतिक राशि को क्या किया जाता है, नापा जाता है। और वजन के लिए तराजू, ठीक है, वजन के लिए तराजू, और क्या, समय के लिए समय के लिए क्या हो गया आपका, घड़ी। ठीक है, तो उस भौतिक राशि का मात्रक, जिसकी मात्रा जाननी है, इसके लिए यंत्र की आवश्यकता होती है। मतलब जिसका वो भौतिक राशि जिसका मात्रा जानना है, उसके लिए हम लोग को पहले एक यंत्र चाहिए। यंत्र मतलब क्या, तराजू चाहिए, या फिर हमको मीटर स्केल चाहिए, या फिर हमको घड़ी चाहिए, तभी हम उसका मात्रक पता कर सकते हैं, तभी हम उस चीज को नाप सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज हमको क्या था, उस यंत्र का आवश्यकता, यानी कि सबसे पहला चीज हमारा मात्रक का आवश्यकता जल्दी हुआ, मीटर, सेंटीमीटर, जो भी है। और दूसरा उसका संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान जैसे उस भौतिक राशि का परिमाण, जैसे कि 10 केजी 5 मीटर। चलिए अब मैं आगे अच्छा से इसको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे 5 केजी, तो अब आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से कि ये मात्रक वगैरह वगैरह क्या है। तो 5 केजी का मतलब पहले ये बताइए कि ये किसका भौतिक राशि है। तो ये जो है द्रव्यमान, इसका भौतिक राशि, इसका भौतिक राशि क्या हो गया, द्रव्यमान, मतलब ये द्रव्यमान। अब ये द्रव्यमान की मात्रा जानना है तो हमको क्या क्या चीज का जरूरत होगा, एक तो हमको संख्यात्मक मान का जरूरत होगा और एक उसका मात्रक का जरूरत होगा। तो ये जो केजी है, ये केजी क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया। केजी क्या हो गया, इसका मात्रक। ओके, और ये 5 क्या हो गया, इसका संख्यात्मक मान। तो भौतिक राशि क्या हो गया, इसका द्रव्यमान। इसका मात्रक क्या हो गया, 5, सॉरी मात्रक हो गया केजी, और 5 क्या हो गया इसका ये संख्यात्मक मान। तो किसी चीज का मात्रा जानने के लिए हमको दो चीज का आवश्यकता होता है, एक तो उसका संख्यात्मक मान का और दूसरा उसका मात्रक का, है ना। तो दो चीज के हेल्प से हम लोग किसी चीज की मात्रा के बारे में पता कर सकते हैं। किसके किसके हेल्प से, एक तो संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। तो बच्चों, भौतिक राशियां, भौतिक राशियां बच्चों दो तरीके की दो होती हैं हमारे पास। पहले भौतिक राशियां तो मैंने आपको बता ही दिया, भौतिक राशियां जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, दूरी हो गया, चाल हो गया, ये सब क्या भौतिक राशि है। और भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है आधारी, एक होती है व्युत्पन्न राशि। जैसे मैं आपसे बोलूं, जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि अल्फाबेट, आपको एप्पल पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, ABCD, तभी तो आपने एप्पल पढ़ा। तो ABCD जो है उसको हम लोग बोलेंगे मूल, यहाँ पे समझेंगे मूल। और जो मैंने एप्पल बोला या फिर मैंने जो भी बोला, तो बच्चों भौतिक राशि हम लोगों ने देखा कितने दो तरह के होते हैं, एक आधारी एक व्युत्पन्न। देखो मूल का मतलब क्या होता है, बेस, बिल्कुल बेस क्वांटिटी, या फिर हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग बेस क्वांटिटी, और इसको बोलते हैं हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी। मतलब ये कि आधारी राशि ABCD आपका आधारी राशि अगर एप्पल, बॉल, ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया व्युत्पन्न राशि। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे आधारी राशि क्या होता है। वह भौतिक राशि जो किसी दूसरे पर निर्भर ना हो। क्या ए किसी किसी पर निर्भर करता है, बताइए। ए तो ए है सीधा, ए हो गया, हाँ।
एप्पल निर्भर करता है, एप्पल जो आप लिखोगे वो निर्भर करेगा किस पे, ए पे, कि जब तक आपको ए नहीं पता होगा आप एप्पल नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए यहाँ पे क्या हो गया, आधारी राशि, और एप्पल क्या हो गया आपका व्युत्पन्न राशि। ये ऐसा नहीं होता, मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। चलिए समझते हैं भौतिक राशि। वह भौतिक राशि जो किसी दूसरे पर निर्भर ना हो उसे क्या बोलेंगे, आधारी राशि, मूल राशि, जैसे कि द्रव्यमान आपका हो गया, सॉरी लंबाई, द्रव्यमान और सेकंड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आधारी राशि, या फिर इसको हम लोग मूल राशि भी बोलते हैं। मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ये इंडिपेंडेंट है। और वह भौतिक राशि जो आधारी राशि पर निर्भर करती है उसको हम लोग बोलेंगे चाल, उसको बोलेंगे हम लोग व्युत्पन्न राशि। ठीक है, जो किस पे निर्भर करे, आधारी राशि पे जो निर्भर करे उसको हम लोग बोलेंगे व्युत्पन्न राशि। फॉर एग्जाम्पल चाल, बल, एरिया आदि। ठीक है, तो समझ में आया, आधारी राशि किसी पे निर्भर नहीं करता है, व्युत्पन्न राशि आधारी राशि पे निर्भर करता है। ओके, और इसको डिटेल में जानते हैं। आधारी मात्रक क्या होता है। मात्रक तो मैंने पहले ही बता दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लीजिए 5 मीटर लिखा, 5 मीटर, तो आपको बताना है कि यहाँ पे मात्रक क्या है, ये मीटर क्या है, ये मीटर क्या है, मात्रक है, और ये 5 क्या है, इसका सांख्यिक मान या फिर परिमाण है। ये दोनों मिला के क्या बनता है, इस सबको मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, इस सबको मिला के, इस सबको दोनों को मिला के ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रक। ठीक है, तो ये मीटर क्या हो गया, आधारी मात्रक। और आगे हम लोग देखते हैं, चलिए पहले समझते हैं। आधारी मात्रक वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे आधारी मात्रक बोलते हैं, जैसे मीटर, केजी, सेकंड आदि। ठीक है, और व्युत्पन्न मात्रक नाम से पता चल रहा है जो कि आधारी मात्रक पर निर्भर करेगा, जैसे कि मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है, एरिया का। मीटर पर सेकंड किसका होता है, चाल का। तो ये सब हम लोग आगे देखेंगे। तो बस आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, भाई वह मात्रक जो किसी पे निर्भर ना करे उसको आधारी मात्रक बोलेंगे, और जो किसी पे निर्भर करे उसको क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। उसी तरीके से वह राशि, वह भौतिक राशि जो किसी पे निर्भर ना करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधारी राशि। और वह भौतिक राशि जो किसी पे निर्भर करे, मतलब आधारी राशि पे निर्भर करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न राशि। ठीक है, अब थोड़ा सा जान लेते हैं मात्रकों की पद्धति। ठीक है, तो मात्रकों की पद्धति से हम लोग को क्या, हम लोग देख लेते हैं मात्रकों की पद्धति ना, मतलब कि मात्रकों की पद्धति का मतलब क्या होता है ये पहले देखते हैं। सभी भौतिक, सभी प्रकार की राशियां के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। मतलब कि जितना भी भौतिक राशि है दुनिया में, ठीक है, उसके समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे मात्रकों की पद्धति, है ना। आगे देखते हैं कि हमारे पास, एक मिनट ये क्या हो रहा है, तो हाँ, फुट पाउंड पद्धति, हमारे पास 3 मात्रकों की पद्धति है, जिसमें से पहला हम लोग को पढ़ना है फुट पाउंड पद्धति। क्या पढ़ना है, फुट पाउंड पद्धति, मतलब कि वैसी पद्धति जिसमें लंबाई क्या हो, फुट में हो, द्रव्यमान क्या हो, पाउंड में, तथा समय सेकंड में मापा जाए, उसको एफपीएस। ये अंग्रेजों की पद्धति थी। और देखो ना, अंग्रेज हम लोग के देश पर राज किया था ना, तो आप लोग केक लेने जो जाते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं केक वाला को, 1 केजी केक दे दीजिए। हाँ, तो 1 पाउंड हाँ, पाउंड केजी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाउंड क्या है, 1 पाउंड, हाँ, 1 पाउंड में कितना होता है, लगभग 400 या 450 ग्राम के लगभग होता है। 1 पाउंड में 450 ग्राम के लगभग होता है। तो ये एफपीए, इसी को हम लोग बोलते हैं एफपीएस, जिसमें कि हम लोग वजन को किसमें नापेंगे, फुट फीट में, और सॉरी उल्टा बोले मैंने, लंबाई को फीट में, वजन को पाउंड में, और समय को सेकंड में। इसको हम लोग बोलते हैं एफपीएस पद्धति। दूसरा है हमारे पास सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। सिंपल है, इसमें हम लोग लंबाई को किसमें नापेंगे, सेंटीमीटर में, वजन को किसमें नापेंगे, ग्राम में, जी से क्या हो गया ग्राम, और एस से क्या हो गया सेकंड, यानी कि समय को किसमें नापेंगे, सेकंड में। चलिए आगे देखते हैं हमारे पास, ओ एमकेएस पद्धति थोड़ी, अच्छा यहाँ है एमकेएस पद्धति, यही हमारा मेन पद्धति है, इसी का हम लोग ज्यादातर यूज करेंगे। एमकेएस पद्धति मतलब इस पद्धति में देखो, एम से क्या हो गया मीटर, यानी कि लंबाई मीटर में, के से क्या होगा, किलोग्राम, यानी कि द्रव्यमान को किलोग्राम में, और एस से क्या होगा सेकंड, मतलब कि समय को सेकंड में नापेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं एमकेएस पद्धति। तो बच्चों अभी तक के क्लास में आप लोगों को क्या समझ, हम लोगों ने क्या देखा, आधारी मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, आधारी राशि, व्युत्पन्न राशि। तो बच्चों इस तरीके से हमारे पास जो है आधारी राशियां, देखिए मूल जो भौतिक राशि होती है ना, वो हमारे पास 7 है। कितना है, 7। ठीक है, अब ये कहाँ आया, कैसे आया, तो इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, बहुत दिक्कत पहले, आज से 100 साल पहले, मतलब 100 साल नहीं, हाँ मान के चलते हैं कि मतलब 100 साल पहले जब साइंस इतना तरक्की नहीं किया था तो सबको दिक्कत होता था। जैसे यहाँ का आदमी केजी में नापता था, और इंग्लैंड का नाते आदमी, जैसे हम लोग क्या चीज में नापते थे, शेर में नापते थे। हम लोग के दादा खुद बोलते थे, कुणाल जाओ तो 5 शेर आलू लेके आओ। हम समझते ही नहीं थे 5 शेर क्या होता है, यानी कि वो तो पुराने जमाने के आदमी थे। हम लोग तो केजी में सीखे हैं, तो केजी तो इधर ना आया, हाँ नहीं आता था। तो अब मान लीजिए यहाँ से कोई आदमी लंदन गया, पुराने जमाने का नहीं, बोले कि हमको एक काम के 1 शेर आलू दे दीजिए। तो लंदन का नहीं बोलेगा, व्हाट आर यू टेलिंग,
यहाँ शेर नहीं चलता है, यहाँ क्या चलता है, यहाँ पाउंड चलता है। पहले पाउंड चलता था, तो अब यहाँ का आदमी को न, यहाँ का आदमी को तो पाउंड पता नहीं है, लंदन के आदमी को शेर नहीं पता है। अब दोनों में झगड़ा हो गया, अब क्या दे तो करे क्या। तो ये सारा प्रॉब्लम पूरे दुनिया में हो रहा था। तब साइंटिस्ट का एक कमेटी बना, सब कोई बैठे और सब कोई बोले कि हम लोग जो है एक ऐसा चीज का निर्माण करेंगे, एक ऐसा चीज बनाएंगे, एक ऐसा नापने का राशि बनाएंगे कि पूरा दुनिया में उसका क्या हो, एक ही वैल्यू हो। मतलब कि अगर आप यहाँ पे 1 मीटर कपड़ा खरीदते हैं तो उसको अगर इंग्लैंड का 1 मीटर कपड़ा से नापिएगा तो वहाँ वो भी 1 ही मीटर होगा, ऐसा नहीं कि वहाँ पे बढ़ जाएगा या छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, सबको सलित हो, साइंटिस्ट को, आदमी को। अब कोई लंदन से 1 किलो सोना लेके आ रहा है या दुबई से 1 किलो सोना खरीद के लाया, तो यहाँ भी वो क्या होगा, 1 किलो ही होगा, है ना। तो इसीलिए तो इस तरीके से साइंटिस्ट ने टोटल 7 जो है मेन आधारी राशि बनाया। ठीक है, वो 7 क्या क्या हम लोग देख लेते हैं। आधारी राशि, इधर मात्रक लिखा है, इधर संकेत है। देखिए, लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, स्मॉल एम से। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और इसको हम लोग दिखाते हैं किसमें, केजी में। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, इसको हम लोग दिखाते हैं स्मॉल एस से। विद्युत धारा का मात्रक, जिससे हम लोग करंट नापते हैं, उसका मात्रक होता है एम्पियर, इसको हम लोग कैपिटल ए से दिखाएंगे। ठीक है, ओके। जैसे आप लोग एक तार में करंट डालता है तो झटका मारता है तो बोलते हैं ना करंट मार दिया, तो कितना एम्पियर का करंट मारा, तो 100 एम्पियर का करंट मारा। और जैसे कि आपको मारा था एक दिन तो आप गिर गए थे, है ना। 14,000 का होता है। 14,000 नहीं, 12,000 वोल्ट होता है। एक होता है 25,000 वोल्ट, जो हम लोग वहाँ देखते हैं ना, रेलवे लाइन के ऊपर जो तार जाता है 25,000 वोल्ट का होता है। मतलब कि हम लोग उसके नीचे से चलते हैं तो उतना उससे हम लोग का खून खींच लेता है, सोचिए इतना पावर होता है उसमें। नीचे से। हाँ, नीचे से, इसलिए उसके नीचे नहीं चलता और है। जो पोल में लगा हुआ पोल में, चलिए आगे देखते हैं। पहले यहाँ पे ताप, ताप जो है, ताप का मतलब क्या है, केल्विन। जैसे कि मान लीजिए झलक गया, सटे गर्म दूध पकड़े, कढ़ाई पकड़े, हाथ जल गया, तो बोलेंगे भाई कितना केल्विन का हीट था, कितना गर्म था वो चीज। तो उसको जो हम लोग नापते हैं, जैसे हम लोग मान लीजिए मैं आपके पास रड लेके आया, एक रड को बहुत गर्म किया, एक रड को थोड़ा कम गर्म किया। अब मैं छू के बताऊंगा, बोलूंगा कि छू के बताओ तो कौन ज्यादा गर्म है, तो पता चलेगा। छू के बताएगा, बोले भाई ये ज्यादा गर्म है, ये कम गर्म है, लेकिन कितना गर्म है ये बताइए आप। तो उसको हम लोग जो है बताएंगे इसमें केल्विन में। ठीक है, वो हम लोग टेम्परेचर नापते हैं उस चीज का। हाँ भाई ये इतना ग्राम है, ये 100 केल्विन का है, और ये मान लीजिए 200 केल्विन का है। ठीक है, ज्योति तीव्रता मतलब कैंडला, इसका यूज होता है कैंडला। मतलब कि हम लोग का मोमबत्ती का जो लौ होता है उसका तीव्रता क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग नापते हैं सीढ़ी में। और पदार्थ का परिमाण, वो उसको नापते हैं मोल में, इसको MOL बोलते हैं। ठीक है, ये टोटल हमारे पास 7 आधारी मात्रक था। अब बोलिएगा सर कि व्युत्पन्न मात्रक तो मीटर मात्रक बहुत ज्यादा है, बहुत, मतलब कि इसके बाद जितना भी बच गया सब क्या हो गया, व्युत्पन्न मात्रक। 2 और यूनिट हमको पढ़ना है, चलिए आप देख लेते हैं। व्युत्पन्न मात्रक तो हमारे पास बहुत सारा है, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दे दिया। जैसे आयतन, उसका मात्रक होता है घन सेंटीमीटर, संकेत होता है सेंटीमीटर क्यूब। वेग, वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड, इसका संकेत होता है मीटर पर सेकंड, इस तरीके से दिखाएंगे। और त्वरण का होता है मीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, होपफुली मैं आपको समझा पा रहा हूँ। लास्ट टॉपिक बचा मेरे का, और कुछ, हाँ सम, देखिए एक है हमारे पास, एक तो हमारे पास आधारी राशि होती है, और एक होती है हमारे पास संपूरक राशि। ठीक है, क्या है संपूरक राशि, संपूरक राशि बस 2 ही है, समतल कोण और ठोस कोण। जैसे मान लीजिए इस तरीके से कोण आपके पास है, मान लीजिए ऐसा कोई कोण कहीं पे बन रहा है, ये जो समतल कोण जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ये जो कोण मान लीजिए यहाँ से यहाँ जो कोण बना, इस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, समतल कोण। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, समतल कोण। ठीक है, और जो कोण है, मान लीजिए इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो ऐसा जो कोण बना आपका क्या होता है, समतल कोण। और जो कोण थ्री में बनता है, मतलब कि थ्री में कोण बनता है, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने झालमुड़ी खाया होगा, झालमुड़ी, चलो मैं ये ऐसे डब्बा बना देता हूँ, ये जो झालमुड़ी का, ये ऐसे नहीं, इसी में झालमुड़ी को देता है, ऐसे गोल रहता है पूरा, ऐसे करके ये क्या आता है, गोल रहता है ऐसे। ऐसे मतलब इसी को हम लोग बोलेंगे घन, या फिर इसको ठोस कोण बोलते हैं। तो ये जो आपका कोण बना जिसको हम लोग ठोंगा बोलते हैं, तो ये जो कोण बनता है, ये आप झालमुड़ी वाला ये इमेजिन कीजिए, और उसके नीचे जो सबसे कोण बना, पतला सा नुकीला भाग जो सबसे नीचे होता है, उसके जो चारों बगल जो कोण बना, उस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, ठोस कोण। इसको हम लोग दिखाते हैं स्टेरेडियन, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेरेडियन, और इसको ऐसा से दिखाते हैं। तो बच्चों कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। अच्छा लगा तो लाइक, अच्छा लगा तो बहुत अच्छा। होपफुली मैं इसका सेकंड पार्ट हम लोग बहुत जल्द लाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। ओके, पढ़िए बढ़िया से पढ़िए। तो ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी बच्चों का भला हो, पूरे दुनिया का भला हो, सभी कोई बच्चा बढ़िया से पास करें।